हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बेहद ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ बोर्ड का प्रेशर झेलने के लिए अब आप तैयार हो चुके होंगे। तो क्लास 12 क्योंकि आप लोगों का बोर्ड आने वाला है जल्द ही, और इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपके सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस करवा दें, यानी कि हम लोग आपकी तैयारी को थोड़ा आसान बना दें, जिसके लिए सरल दिशा और मैं काजल आपकी हेल्प के लिए आई हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी तरीके से आप तक मैं डिलीवर करूंगी। तो दिस चैप्टर मनी, इट्स फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर है और काफ़ी अच्छी वेटेज ये रखता है। आप चाहे एमसीक्यूज में देख लीजिए, चाहे आप इसका थ्योरी पोर्शन देख लीजिए, ये अच्छी खासी वेटेज मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर में रखता है। तो क्यों ना हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से करें, क्योंकि मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि बच्चों को जितना आसान भाषा में किसी भी टॉपिक को डिलीवर किया जा सके वो बेहतर है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर मनी, जिसके पीछे आज ये दुनिया भाग रही है। तो ऐसा क्या है, क्यों इकोनॉमिक्स में आपको मनी के बारे में पढ़ने की जरूरत होती है। लेट्स सी। तो एज यू कैन सी, ये आपका 5th चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। फर्स्ट थिंग, क्या मनी की शुरुआत बहुत पहले से हुई थी? क्या मनी हम लोग हमेशा से ही यूज करते आ रहे थे, या फिर मनी का आने का भी कोई रीजन था? देखिए, इतिहास बताता है आपको कि मनी की जो इनिशियल टाइम पे जो स्टार्टिंग डेज थी वो ऐसी नहीं थी जो आज है। इतिहास में आपको ये पता लगता है कि मनी की जगह पर हम लोग एक सिस्टम यूज किया करते थे, और उसी सिस्टम को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। हिंदी में बार्टर सिस्टम को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। मैं ये सेशन पूरा बाइलैंग्वेज रखने वाली हूं ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ये आसान लगे। वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था जिसके अंदर हम किसी भी सामान के बदले सामान को अदला बदली करते थे। अब मान लीजिए कि अगर आप पुराने ज़माने में रह रहे होते और यदि आप गेहूं आदि उगा रहे हो और आपको नीड है कपड़ों की, तो उस टाइम पे मनी तो है नहीं, क्योंकि ऐसे में क्या करा जाएगा कि आप अपने गेहूं को लेके जाओगे और बदले में ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जिसको गेहूं की जरूरत होगी और उसके पास देने के लिए आपको कपड़े हों, ठीक है। यानी कि बार्टर सिस्टम, इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोल देते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब हो गया जहां पर आप वस्तु के बदले वस्तु की ही अदला बदली कर रहे हो, ठीक है। सीसी मतलब कंजप्शन की बात हो रही है। सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी, कि कोई भी वस्तु है उसके बदले आप क्या कर रहे हो, किसी भी सामान को ले जाके बेच रहे हो और उसको दे रहे हो, तो उसी सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जब वर्क करता है जब वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग ये बताता है कि जो आवश्यकता है वो एक ही तरफ से नहीं होनी चाहिए, वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अर्थात एक पर्सन है सामने ए और दूसरा पर्सन है बी। अब लेट एग्जाम्पल कि ए पर्सन को जो चीज चाहिए दैट इज क्लोथ, और पर्सन बी को जो चाहिए दैट इज व्हीट। अब क्या जरूरी है हर बार कि आप ऐसे व्यक्ति को ही ढूंढ लोगे हर बारी कि जिसको कपड़ों के बदले गेहूं वाला व्यक्ति मिल जाए और गेहूं के बदले कपड़े वाला व्यक्ति? यानी कि हर बार जरूरी नहीं है कि जो चीज पर्सन ए को चाहिए वो पर्सन बी के पास हो, और जो चीज पर्सन बी को चाहिए वो पर्सन ए के पास हो। तो ये इस प्रॉब्लम, ये आप कह सकते हो कि बार्टर सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। पुराने ज़माने में जब लोग ऐसा बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, तो उस टाइम पर लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ती थी कि ऐसा व्यक्ति को ढूंढिए पहले तो चल के कि जो आपका सामान लेने के लिए तैयार हो और उसके पास वो सामान भी हो जो आपको चाहिए, ठीक है। इसलिए आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग है ये इस बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी
प्रॉब्लम या बैकड्रॉप बनकर निकला था। अब क्योंकि बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी, और लिमिटेशंस पहले पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि सीबीएसई आपसे पूछती है, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई व्हाट वाज बार्टर सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो सीबीएसई अगर आपको आसान पेपर देना चाहेगी ना तो ही ये क्वेश्चन डालेगी, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या थी, इसकी कुछ सीमाएं थी। इस जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसकी कुछ सीमाएं थी, और उन्हीं सीमाओं को मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। जैसे पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग था इनकी कमी होना। ठीक है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी हमें मिलती थी सिस्टम के अंदर, तभी तो ये सिस्टम कामयाब नहीं रहा। अब जैसे जैसे आप मॉडर्न सोसाइटी की तरफ बढ़ते चले गए, आप लोगों ने बार्टर सिस्टम को हटा दिया, ठीक है। आप शायद आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आज आप जाओगे ना तो बार्टर सिस्टम स्टिल फॉलो करते हैं लोग। पर यहां पर क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस था, मतलब कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग था, ऐसे में बार्टर सिस्टम तभी वर्क करता था जब बायर एंड सेलर ये दोनों रेडी होते थे एक्सचेंज करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। हमेशा आप नहीं ढूंढ सकते वैसे व्यक्ति को। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी, उसकी कॉमन वैल्यू कुछ नहीं है। आप इमेजिन करो, कहा जाता था कि एक घोड़े की कीमत आप कुछ 100 या 500 बोरियों के गेहूं की बोरियों में लगा रहे हो। इमेजिन कि एक हॉर्स, और उसकी वैल्यू मैंने लगा दी 100 सैक्स ऑफ वेट। दैट मीन्स कि आप 100 गेहूं की बोरी के बदले कोई घोड़ा खरीद रहे हो। तो सीरियसली, क्या एक घोड़े की कीमत आज भी 100 गेहूं की बोरी के बराबर होने वाला है? नहीं। तो ये बहुत बड़ी इसकी क्या थी, लिमिटेशन रही, ठीक है, कि बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज जो है उनकी कोई इक्वल वैल्यू थी ही नहीं, फर्स्ट थिंग। और यहाँ पर कोई कॉमन मेजर भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे कोई कॉमन वैल्यू के अंदर उनको खरीद रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा था। तीसरी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, कि भविष्य में आप जो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, भविष्य में किसी चीज को पे कर सकते हो, ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? देखो, कि बोरोअर मे नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स ऑफ सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। एक पर्सन जो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैम आप बदले में जो है मुझे शूज दे दीजिए और मैं आपको ना 4 किलो गेहूं दे देता हूँ। मतलब किलो तो नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है, मैं आपको 4 जो है कटोरे बड़े वाले भर के गेहूं दे देता हूँ। तो मैं चलो ठीक है रेडी भी हो जाती हूँ। तो अब मैं शूज के बदले 4 जो है कटोरे गेहूं ले लेती हूँ। बट वो कह रहे कि मैं अभी नहीं दे पाऊंगा इसको, एक काम करता हूं, मैं ये चीज ना फ्यूचर में पे करूंगा, यानी 1 साल के बाद पे कर दूंगा या 6 महीने के बाद पे कर दूंगा। अब ऐसे में प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, कि शूज तो मैं दे दूंगी क्योंकि उसकी लाइफ है, पर क्या जो वीट, जिस क्वालिटी का वीट उस वक्त वो मुझे ऑफर कर रहा है, क्या सेम क्वालिटी का वीट वो मुझे साल भर के बाद दे पाएगा? तो आंसर विल बी नो। आप ये भी समझदार उतने कि सेम जो ऐसी चीजें होती हैं, गेहूं चावल, इनकी वैल्यू सेम नहीं रहती कभी भी। हमेशा हर बार क्रॉप चेंज होगी, हर बार वैल्यू बदल कर आएगी। तो ये इसका बहुत बड़ा जो है ना लैक रहा कि फ्यूचर में आप पेमेंट नहीं कर सकते थे। कैसी पेमेंट? सेम क्वालिटी की। मैं बस अड़ जाऊं कि नहीं भाई मेरे को तो वो 4 जो आपने गेहूं के बोले है ना कि गेहूं मुझे आप जो दोगे 4 कटोरे भर के, वो सेम क्वालिटी होनी चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। 1 साल के बाद वो व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा तो वो सेम क्वालिटी मुझे ऑफर नहीं कर सकता।
सेकेंड प्रॉब्लम कि देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग विच स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर 1 साल के बाद उसके पास गेहूं नहीं है तो फिर वो मुझे रीपे कैसे करेगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरी तो डील होगी कि ठीक है आप मुझे गेहूं दे दो, पर यदि गेहूं ना हुए तो फिर क्या मेरे को चावलों के साथ डील करेगा या कॉटन के साथ डील करेगा या कोई ऐसी चीज, तो मुझे तो नहीं पता कि वो 1 साल के बाद शूज के बदले मुझे किस चीज के लिए रीपे करने वाला है। ठीक है, मतलब किस चीज में मुझे रीपे करने वाला है, तो किस कॉमोडिटी का वो यूज करेगा, किस वस्तु का वो यूज करेगा रीपे करने के लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। चौथी प्रॉब्लम जो आपको मिलती है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आप इसका भंडारण लंबे समय के लिए नहीं कर सकते थे। आपको ये पता होगा इंडिया एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इट मीन्स इंडिया के अंदर उस टाइम पे लगभग 80% लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो आप ये इमेजिन कर ही नहीं सकते कि वो मैम किसी और चीज में रीपे कर देंगे। नहीं, अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि क्यों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ही आप क्यों बार बार बोल रहे हो, इसका रीजन है इंडिया की 80% आबादी सिर्फ खेती कर रही है, तो आप क्या और एक्सपेक्ट करोगे कि उनके पास कुछ और होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो जो भी चीजों को रीपे कर रहे हैं वो अक्सर एग्रीकल्चरल कमोडिटी हो गई। अब यहाँ पर क्योंकि उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लंबे समय के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते थे। अब इसका रीजन बोलोगे मैम क्यों? अरे उस टाइम पर आप इतने डेवलप थे ही नहीं, आपके पास कोई स्टोर हाउस नहीं होता था। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं थी, कोई सरकार नहीं है कि सरकार जो है वो आपको बना के देगी और ले जाके आप उसमें अपना भंडारण कर लोगे। तो ऐसे में बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे वो अपना गेहूं, ठीक है, चावल, सब्जियां, ये सब लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते। अब सब्जियां तो वैसे भी आप भी समझदार हो, सब्जियों को कितना आप प्रिजर्व कर लोगे। जब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज करते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर हो गया, तो आप अपनी सब्जियों को फ्रेश रख पा रहे हो। पर पहले के टाइम पर हर किसी के पास ये चीज़ों तो थी ही नहीं, तो हर कोई क्या कर पा रहा है, इन चीज़ों को लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये 4 क्या हो गई, इस बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस हो गई। क्योंकि अच्छा इसमें एक ये चीज भी आप याद रख सकते हो कि क्यों आप इन्हें लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर पा रहे हो। उसका रीजन था क्वालिटी जो है डेटोरिएट हो जाती है। डेटोरिएट का मतलब हो जाएगा कि वो समय के साथ साथ धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अब आप समझ लो वीट को लंबे टाइम के लिए स्टोर कर रहे हो तो उसमें घुन आदि लग जाते हैं। ठीक है, सब्जियां वो फ्रेश है तो वो सड़ जाएंगी तब तक, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हो गई। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा इकोनॉमी के अंदर मनी, दैट इज कॉल्ड पैसा। और पैसे को आप किस चीज को पैसा बोला गया? एक यूथ हो, देखो पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है, ठीक है, पर एक कागज का टुकड़ा ही है वो। यदि मैं आज जो पुराने डीमोनेटाइज्ड करेंसी है 500 की, वो पुराने वाले 500 रुपए के नोट अगर मैं लेकर आ जाऊं तो मुझे उसके बदले कोई भी सामान नहीं देगा। रीजन क्या है कि सरकार ने उसको डिमोनेटाइज कर दिया है, मतलब उस पुराने वाले 500 की जो वैल्यू है वो आज 0 है। तो अब वो क्या रह गया, मात्र एक कागज का टुकड़ा। ठीक है, आज फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर आप जो मनी यूज कर रहे हो उसका रीजन है कि उसको आपने वैल्यू दे रखी है। जिस दिन उसकी भी वैल्यू सरकार के द्वारा 0 कर दी जाएगी वो भी आपके लिए एक मात्र कागज का टुकड़ा रह जाएगा। अब मनी है क्या, व्हाट इज मनी? तो आप किस चीज को मनी कह रहे हो? सिंपली मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इतनी सी भी बात आप याद रखोगे काम चल जाएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया कि जिसके बदले आप कुछ भी खरीद सकते हो। यस, जो कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और पैसा नहीं है तो ऑफ कोर्स आप दुखी ही तो हो गए। ठीक, अगर यदि आपके पास पैसा है और कोई चीज आपको पसंद आ रही है आप फट से उसको खरीदोगे
तो भाई हैप्पीनेस खरीद ली ना आपने, ठीक है। ये बेफालतू की बातों में नहीं आने कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस एंड ऑल, नो, यू कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग टुडे। तो इट इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज जिसके बदले में कोई भी चीज खरीद रही हूं ना, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मनी। इट इज नथिंग अ मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी कोई कीमत है। अब 500 रुपए के नोट की कीमत क्या हो जाएगी भाई, इसकी कीमत ऑफकोर्स 500 रुपए ही है। मतलब मुझे 500 रुपए के नोट के बदले 500 रुपए के ही बराबर की चीज मिलेगी, ठीक है। इसको कहोगे मेजर ऑफ वैल्यू। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा ले जाकर तुम जमीन में गाड़ रहे हो तो वो सालों के बाद निकालोगे, नो, दैट मीन्स कि आप बैंक वगैरह में इजीली स्टोर कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। हाँ, सिक्कों को आप क्या कर सकते हो ना, मटकों में भरो और गाड़ दो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। एंड मीन्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसकी हमने पीछे बात करी कि फ्यूचर में पेमेंट करना है। किसी दोस्त से आपने पैसा उधार लिया और जब जरूरत थी तब आपके पास पैसा था नहीं, अब फ्यूचर में आप उसको बोलते हो कि भाई तू मुझे फिलहाल 1000 रुपये दे और मैं यही 1000 रुपये तेरे को क्या करूँगा, सेम कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद रीपे कर दूंगा। आपने 1000 रुपये लिए, ठीक है, और उसको बोला कि आफ्टर 15 डेज मैं कितने रिटर्न करूंगा, अगेन 1000। तो क्या ये फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रही है बताओ, मनी की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए जो पैसा है ना, पैसे को आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हो, उसको आप मेजर ऑफ वैल्यू भी बोलते हो, उसी को आप स्टोर ऑफ वैल्यू भी बोलते हो, और लास्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हो। सो द टर्म मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग। क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें बेटा, कॉइन शामिल है, आपका सिक्के, आपकी करेंसी वो भी नोट्स में, और आपका चेक। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहीं से बन जाएगा आपका एमसीक्यू। वो पूछ लेगा आपसे कि क्या चेक एक मनी का फॉर्म होता है या नहीं। आप जो पढ़ के गए हैं होशियार, वो तो लगा ही देंगे ऑफ कोर्स कि यस इट इज अ पार्ट ऑफ मनी। तो कॉइन्स तो है ही, आपके नोट्स भी, करेंसी जो है वो भी आपका मनी का पार्ट है, एंड लास्ट आपका चेक भी मनी का ही पार्ट होता है, विच आर यूज टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम, जिसका आप यूज कर सकते हो किसी भी बिजनेस पर्पज में। सो मनी, ये सारी चीजें थी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ बेटा, या तो वो तुम्हें ये कहेगा कि भाई फंक्शंस ऑफ मनी दे दो, सीबीएसई को अगर बच्चों पे प्यार आ गया तो, कि ठीक है बच्चों को थोड़ा पास होने दिया जाए इको में, तो तुमको बोलेगा कि ठीक है भाई फंक्शंस ऑफ मनी लिख दो। और यदि तुम्हारे जीवन के साथ उनको खिलवाड़ करना है, मोए मोए करना है तुम्हारी जिंदगी का, तो वो तुम्हारे को कोई भी एक स्पेसिफिक उठा के देंगे और बोलेंगे अब इसको एक्सप्लेन करो। वो बोल देंगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ या फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या वो कह देंगे तुमको कि भाई एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तो मतलब तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, यूं नहीं है कि कोई भी ऐसा कि कोई भी याद करके चले गए, नो, सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। बहुत आसान है यह चैप्टर। हाँ, फंक्शन ऑफ मनी, मनी के दो ही काम है, ठीक है। पहले को आप कहते हो प्राइमरी फंक्शन और दूसरे को कह रहे हो सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य में उसमें भी आपने उसको क्या करा हुआ है, सब पार्ट्स में बांटा हुआ है। जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें बेटा ये दो शामिल हैं, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक है मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, सॉरी। और सेकेंडरी फंक्शन जो है उसमें आपका शामिल है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। इनको डीपली भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। सी, प्राइमरी फंक्शन, तो जो प्राथमिक कार्य है उसमें क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये एक माध्यम है, किसका, विनिमय का माध्यम है ये। आप जो भी एक्सचेंज कर रहे हो
ये उसी का एक मीडियम है। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल, इतना ही आप करके आ जाओगे तो भी चलेगा कि आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करी है और उसके बदले आपको कुछ पे करना है तो आप उसके लिए मनी को यूज कर सकते हो। तो वो हो गया आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा वर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी चीज की कीमत तय की जा सकती है किससे? पैसों से। आप हर एक चीज की कीमत लगा पाते हो कि कोई कपड़ा ब्रांडेड है तो उसकी क्या कीमत हो सकती है, ठीक है, कोई शूज है उसकी क्या कीमत हो सकती है, कोई घर है उसकी क्या कीमत है, तो उन सब के आप क्या लगा पा रहे हो? आप कीमत लगा पा रहे हो। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। आप हर एक चीज की कीमत जो है लगा पाते हो, इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। सिंपल, मैं कहती हूं एक लैंड है, उसकी कीमत है 50 लाख। अब उस लैंड की कीमत 50 लाख हो गई, इसका मतलब था मैंने उसकी जस्ट एक वैल्यू लगा दी। मैं कहती हूं एक क्लॉथ है जिसकी कीमत है 1000 रुपये। आपने कहा कि इसकी कीमत जस्ट 1000 हो गई, कैसे? क्योंकि मैंने उसकी क्या सेट कर दी है? एक वैल्यू सेट कर दी है। तो ये दोनों ही काम आपके कौन से फंक्शन में आएंगे? प्राइमरी फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन, यानी जो द्वितीय कार्य है, इसमें पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसका मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, कि फ्यूचर में आप आगे जाके जो भी पे करने वाले, भविष्य में जो भी आप पे करोगे उसको कहा गया है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब इसमें क्या काम होगा? देखो कि मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स कि मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। सिंपली आप जो भी पैसा फ्यूचर में पे करने के लिए रेडी हो उसी को आप डेफर्ड पेमेंट कहोगे। इकोनॉमिक्स बहुत टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। मैंने कहा कि मुझे आज एक लैंड खरीदनी है जिसकी कीमत है 50 लाख। ये हो गया इसका मेजरमेंट कि मैंने इसकी वैल्यू लगा दी। बट मैंने कहा कि सर मैं अभी आपको 25 लाख पे कर देती हूं और जो 25 लाख बाकी के हैं रिमेनिंग, ये मैं आपको ना पे कर दूंगी आफ्टर 12 मंथ। मैंने क्या करा? मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया ना सिंपली कि मैं आपको अभी 25 लाख अभी दे देती हूँ और 25 लाख जो है वो फ्यूचर में पे करूंगी। तो मैंने उसको जो प्रॉमिस करा है कि मैं फ्यूचर में पे करूंगी उसी को ही डेफर्ड पेमेंट कहा गया है। आई होप समझ आ रहा होगा। फिर जो लास्ट फंक्शन है सेकेंडरी का वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। सिंपल, नाम से समझ आ रहा है कि आप इसका भंडारण कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हो। अरे मनी को कुछ होने वाला थोड़ी है, ठीक है, मनी को कुछ भी नहीं होने वाला, वो खराब थोड़ी ना होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको बैठ जाओ धोने कि मैम हाँ हमने तो धोया है देखो खराब हो गया। भाई वो धुल करके भी प्रेस करके सही हो जाता है, ठीक है, न्यू बन जाता है एकदम, मैंने बहुत बार करा है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि उसका भंडारण हम कैसे कर सकते हैं? सी कि मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन दैट मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। आप अभी की पेमेंट नहीं फ्यूचर की पेमेंट भी कर रहे हो, तो कब होगा? जब आपने स्टोर करके रखा होगा। आपने जब अकाउंट्स खुलवा रखे हैं बैंक में, आपने सेविंग्स कर रखे होगे बैंक में, तभी तो आप क्या करोगे? फ्यूचर में जाके पे कर पा रहे हो किसी चीज को, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब हो गया एज अ डिपॉजिट। आप बैंक में जो भी डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, ठीक है, पोस्ट आपका पोस्ट बैंक पोस्ट ऑफिस जो होता है वहां पर आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो जहां पे भी आप पैसा डिपॉजिट कर पा रहे हो इजिली, दैट इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये थे अब तक सिर्फ मनी के फंक्शंस। इसके आगे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? मनी सप्लाई। बेटा ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म्ड होता है हमेशा, ठीक है। अब मनी सप्लाई की मैं बात करूं अगर, तो सी मनी सप्लाई इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी
held by public at a particular point of time, it is not in time, particular point of time in an economy. पहली चीज, मनी सप्लाई हिंदी में क्या है? जो सप्लाई को आप क्या बोलते हैं? पूर्ति। तो मुद्रा पूर्ति क्या चीज है? पहली चीज सिंपली देखो, मुद्रा पूर्ति कुछ नहीं है। मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है कि जो पब्लिक है ना, उसको अगर मैं अब मैं तो नहीं पूछ सकती, आरबीआई ये जानना चाहता है कि फिलहाल इंडिया की इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है। कुछ नहीं करना है, वो सीधा बैंकों को ये जो है ऑर्डर पास करेगा और बैंक्स इस चीज में हेल्प करेंगे काउंट करने में कि पब्लिक के पास कितना पैसा है। तो आपने कहा कि मुझे ये बताओ कि 2025 में, एग्जांपल ले लेती हूँ, नवंबर चालू है, नवंबर में पब्लिक के पास कितना पैसा है। उसी पैसे को जब आप काउंट कर रहे हो ना, तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, इसी को हम कहते हैं मनी सप्लाई, कि जो मनी है उसका सप्लाई चालू है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के? कि इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। दिस इज इंपॉर्टेंट, अलर्ट है ये आपके लिए, कंफ्यूज करने के लिए कुछ और भी डाल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हाथों में जो पैसा होगा, मतलब पब्लिक जितना भी पैसा अपने अकाउंट्स वगैरह में लेके बैठी है, वही पैसा जब आप काउंट कर रहे हो ना, तो उसी को आप क्या बोलोगे? मनी सप्लाई। द टर्म पब्लिक सिग्निफाई कि मनी यूजिंग सेक्टर, इसमें इंडिविजुअल शामिल है, इसमें बिजनेस फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी। ओके, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। बैंक ये सिर्फ हेल्प कर सकता है कि पैसा कितना है, बट बैंकिंग सिस्टम और खुद सरकार इसमें शामिल नहीं है। और as they do not come into actual circulation in economy, आपका बैंक सिर्फ मीडियम है आपका। दैट मीन्स कि आप कितना पैसा जो है, जो भी पैसा आपका इकोनॉमी के अंदर जा रहा है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए जा रहा होता है वो सारा पैसा। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ उसका मीडियम है, माध्यम है कि इकोनॉमी में पैसा कितना जा रहा है। बाकी इसका कोई रोल नहीं है कि सर्कुलेशन क्या है। एक्चुअल पैसा तो हम लोग घुमा रहे होते हैं इधर से उधर। जब तक हम लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, हम लोग पैसा इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो सर्कुलेट होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारी नानी दादी क्या करती हैं? पैसों को लको के रखती हैं, मतलब छुपा करके रख लेती हैं, और फिर वो सर्कुलेशन में नहीं आ पाता है। बट जैसे हम लोग शॉपिंग पे पहुंच गए या कोई खर्चा कर दिया, तो वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया। तो आपकी मदर्स इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, सबसे बड़ी सर्वाइवर है इकोनॉमी की वो। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, यस, ये आप लोग पढ़कर आए होंगे। जो नेशनल इनकम है या उससे पहले वाला बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर ये बताया गया है कि व्हाट इज द स्टॉक, व्हाट इज फ्लो। मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको काउंट कर रहे हो, एक निश्चित समय पर जब इसको काउंट कर रहे हो, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। इट इज कंसर्न विद द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, इसीलिए ये क्या होगा? आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। चलते हैं फिर आगे। यस, मनी सप्लाई को काउंट करने के तरीके कितने हैं? मनी सप्लाई को काउंट करने के 4 तरीके। इसको आप बोलते हो M1, M1, M2, M3, M4। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है M1। इसका अगर आना है इसमें से कुछ, तो इसका आना कंफर्म्ड है। फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं या इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी कि M1 क्या चीज है। M1 इज नथिंग बट करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। फर्स्ट चीज, करेंसी का मतलब बेटा यहाँ नोट्स है। नोट्स और करेंसी जो भी पब्लिक के पास है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब देखो यहां पर आया ना कमर्शियल बैंक, यहां आपका आरबीआई और कमर्शियल बैंक दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करेंगे। कैसे? पहले तो जो डिमांड डिपॉजिट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मांग जमा।
इसका मतलब क्या है, जब तुम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हो और सडनली मान लीजिए कि आपको कोई अर्जेंसी आ गई, नीड है अब आपको पैसों की, और बैंक आप जाओगे तो बिना किसी नोटिस के जा रहे हो ना। ये तो नहीं कि एक दिन पहले आप नोटिस भिजवाओगे कि सर हम कल आने वाले और हमको 50,000 रुपया चाहिए। नो, आपको पता लगा कि हाँ भाई घर में 50,000 की नीड है किसी भी रीजन से, और आप फट से गाड़ी उठाए या कैसे भी बैंक पहुंच जाते हो। तो ये जो आपने सडनली डिमांड कर दी है ना, वहां जाके अपने डिपॉजिट्स के लिए, उसी को ही कहते हो आप डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, कमर्शियल बैंक होते हैं बेटा जो पब्लिक के साथ डील कर रहे होते हैं। तो कमर्शियल बैंक के अंदर जितना भी पैसा हम लोगों का डिपॉजिट है वो, और आरबीआई के पास जो बाकी सब चीजों का, बैंकों का, गवर्नमेंट का जितना भी पैसा डिपॉजिट है, तो पब्लिक के पास कितना है भाई, नोट्स और कॉइन्स, बैंकों के पास कितना पैसा है और आरबीआई के पास कितना पैसा है, इन तीनों को कर दो प्लस, आपको मिल जाएगा M1। इसको आप ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हो। ठीक है, फिर शिफ्ट होते हैं M2 पर। अब M1 और M2 में फर्क क्या है जी, M2 निकलता ही M1 में ऐड करके है कुछ, क्या ऐड करोगे, सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। यस, अब पता नहीं कितनों को ये पता होगी ये बात कि जो भी पोस्ट ऑफिसेज होते हैं आप उनमें भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है, वहां पर भी आप जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं उन्हीं की तरह अपना जो टाइम पीरियड के लिए, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी करवा सकते हो, और सेविंग अकाउंट भी आप उसमें ओपन करवा सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट हैं उनमें भी तो पैसा लोग जमा कर ही रहे ना। तो M1 में, अब M1 में तो ये सारी चीजें थी तीनों, इसमें जब मैंने सेविंग्स कहा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जितना पैसा लोगों ने जमा करा है उसको भी ऐड कर देती हूँ अगर, तो बेटा आपका निकल आएगा M2। ठीक है, सिंपल। ये ऑफ कोर्स ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होगा मनी सप्लाई का, क्यों भाई M2 के अंदर ही M1 शामिल है, तो M2 M1 से तो बड़ा ही होगा। फिर आता है आपका M3। अब M3 में M2 का कोई काम नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप M1 को शामिल कर रहे हो। M1 का मतलब यही तीनों चीजें कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, बैंकों में कितना डिपॉजिट है और आरबीआई के पास कितना पैसा है। जब इन तीनों चीजों को आप ऐड करोगे और इसमें नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा M3। ठीक है, यहाँ पर ये ऑफ कोर्स ये भी M1 से ही ब्रॉडर होगा क्योंकि बेटा इसमें भी M1 ही इंक्लूडेड है। एंड दिस इज द लास्ट M4। M4 क्या होगा, M4 में शामिल है M3, यहाँ पर भी M2 का कोई काम नहीं है। M3 का मतलब M1 तो इसमें शामिल था ही, फिर बैंक के अंदर जो नेट टाइम डिपॉजिट है वो भी शामिल है, इसमें आप टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस कर दो। वहां पर आप सेविंग्स की बात कर रहे थे कि जो सिर्फ लोग सेविंग कर रहे हैं उसको इंक्लूड कर रहे हो। यहाँ अब चाहे आपका सेविंग है, चाहे आपका फिक्स डिपॉजिट है या अदर कोई डिपॉजिट है, ओडी अदर डिपॉजिट, उन सबको आप पोस्ट ऑफिस, जितना भी पैसा लोगों पोस्ट ऑफिस के पास है उसको आप M3 में अगर शामिल करोगे तो आपको मिल जाएगा M4। ठीक है, ये लोएस्ट लिक्विडिटी होती है। इसमें लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, अर्थात जो कैश फॉर्म है ना पैसे की, कैश फॉर्म को आप कहते हो लिक्विडिटी। ठीक है, तो पैसा सबसे कम कैश फॉर्म में इस M4 में आपको मिलने वाला है। क्यों नहीं मिल सकता, ये क्यों है इसका कम, बिकॉज बेटा इसमें आप ना कैश में क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हो फिक्स डिपॉजिट, उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें आपको जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा उसको आप कैश नहीं करवा सकते हो। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पर लोएस्ट लिक्विडिटी आपको मिल रही है, बहुत कम यहाँ पर आप जो है कैश फॉर्म में पैसा देख पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी आपकी मनी सप्लाई से जुड़ी। इसमें M1 सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी पढ़कर जाओ, डू नॉट टेक एनी रिस्क। हाई पावर्ड मनी, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है कई बार। हाई पावर्ड मनी का मतलब और मनी का मतलब क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा।
सो इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट, पब्लिक का कोई रोल नहीं है यहाँ। आरबीआई हो गया आपका और आपकी गवर्नमेंट, सरकार और आरबीआई जो भी पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी मनी को आप हाई पावर्ड मनी कहते हो। इसमें दो चीजें कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी जनता के पास जितना पैसा है जो होल्ड कर रही है वो, और कैश रिजर्व्स विद बैंक, ओनली कैश की बात हो रही है, इसके अलावा और कोई डिपॉजिट वगैरह की बात नहीं हो रही है। पब्लिक के पास तो पैसा है ही, वो तो इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया आपका। और फिर उसके बाद जो बैंकों में कैश आपने जमा करा हुआ है वो पैसा, जब इन दोनों का आप काउंट करते हो तो आप बोल देते हो कि ये क्या हो जाएगी आपकी हाई पावर्ड मनी। यहाँ पर डिफरेंस क्या है मनी में और इसमें, तो हाई पावर्ड मनी में आपका कैश रिजर्व इंक्लूड होता है, ठीक है, कि डिमांड डिपॉजिट मनी के अंदर आप क्या इंक्लूड कर रहे हो, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, जबकि हाई पावर्ड मनी में आप क्या, आप सिर्फ कैश की बात कर रहे हो, वो भी सभी बैंकों के साथ, ठीक। तो ये हो गया आपका हाई पावर्ड मनी। सो थैंक यू, अगर यदि आप लास्ट तक जुड़े हुए हो और आपने पूरी वीडियो देखी हो, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं। ऑफलाइन सेंटर के अलावा हम लोग ऑनलाइन सेंटर में भी पूरी अपनी 100% जो है ना देने की ही कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसको समझ पाए हो और चाहते हो कि मैं और भी टॉपिक्स को, अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर आऊं, आपके चैप्टर्स को इजी वे में समझा सकूं, कवर कर सकूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट डाउन ज़रूर कर देना जो भी प्रॉब्लम्स है, इससे हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर द लास्ट। थैंक यू एवरीवन।